जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए 966 पोस्टों के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया है। कितने पोस्टों के लिए? 966 पोस्टों के लिए। इसके लिए जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 देख लेंगे। पूरा इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म फिल करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आपके लिए जारी किया है, कंप्लीटली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर उपलब्ध हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स जो है लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। इसका क्या है? पोस्ट इंडेक्स नंबर, पिन कोड नंबर है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो हेडक्वार्टर है, ये चीज़ आपने देख लिया होगा। न्यू बिगनर जो है बेसिक से इन्फॉर्मेशन को भी साथ साथ में जान लेना चाहिए। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए एग्जामिनेशन 2024 का नोटिफिकेशन अपडेट किया। इंपोर्टेंट डेट है, सबसे पहले बात की गई है डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे, 18 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट की बात करेंगे तो 19/4/2024 तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, 19 अप्रैल तक। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्ज की बात करेंगे तो 22 अप्रैल 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक आप क्या कर सकते हैं? 23-24 अप्रैल को करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर फर्स्ट 4/6/2024 से लेकर, मतलब 4 जून 2024 से लेकर 6 जून 2024 तक आपका पेपर हो जाएगा। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर सेकंड की बात करेंगे तो टू बी नोटिफाइड, मतलब लेट, बाद में आपके लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। एक टोल फ्री नंबर आपका इस चीज़ इसके अंतर्गत में इंक्लूड हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन JEC के लिए और साथ साथ में JE&M के लिए है। ठीक है ना, तो JEC बेस के अंतर्गत वजह से इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और पार्ट एक आ गया 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक इंस्टीट्यूट और बोर्ड, एंड ऑप्शन बी है 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑब्लिक किया गया है। अगर बात करेंगे तो मेंटेनेंस और सिविल इंजीनियरिंग वर्क की बात होनी चाहिए। ठीक है, और अप टू एज लिमिट क्या होना चाहिए? 30 ईयर्स होना चाहिए। एज लिमिट की बात करेंगे तो अप टू 30 ईयर्स। JE&M के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और ए पार्ट का गया 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स ऑटोमोबाइल्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड, एंड बी ऑप्शन है यहाँ पे 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन ऑब्लिक किया गया है यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग वर्क। और सेकंड है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए JEC के लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और अप टू एज लिमिट 30 इयर्स होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए JE/M बेस में और JEC है। ठीक है, M के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और JEC के लिए बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन है। अप टू एज लिमिट कितनी है इसकी? 30 है। फोर्थ नंबर है, अगर बात करेंगे तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए CPWD JEE के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और JEC के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, अप टू एज लिमिट 32। 5 नंबर का पॉइंट है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए JE और JEC है, तो JE के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आगे है उसके बाद में JEC के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, अप टू एज लिमिट कितने? 30 लिया गया है। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD के लिए एज लिमिट अप टू एज लिमिट 32 है। और 5 नंबर का है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन JE और C के लिए क्या है यहाँ पर? अप टू एज लिमिट 30 हो गया। 6 नंबर का है DGQA NAVN नवल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस JE/M के लिए डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और ए पॉइंट है 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट, प्लस जो है यहाँ पर बी पॉइंट है 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन दी रिस्पेक्टिव फील्ड में। अप टू एज लिमिट 30 होनी चाहिए। JE के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और ए पॉइंट है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, प्लस बी पॉइंट है 2 इयर्स एक्सपीरियंस
इन दी रिस्पेक्टिव फील्ड। 7 नंबर है यहाँ पर फराक्का जो है, फरक्का जो कहा गया, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जेई के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बोर्ड। और इसी के साथ में है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जेईसी के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बोर्ड है। अप टू एज लिमिट 30 होनी चाहिए। 8 नंबर का है मिनिस्ट्री जो है, अगर सॉरी मिलिट्री है, मिनिस्ट्री नहीं है, मिलिट्री इंजीनियरिंग से सर्विस MES जेईसी के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और है ए पॉइंट है 3 ईयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड। एंड बी पॉइंट है 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन से एंड अगर बात मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क्स। अप टू एज लिमिट 30 मार्क आ गए। JE&M के लिए डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और ए पॉइंट आ गया 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड। एंड बी पॉइंट 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क। 9 नंबर है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO JEC के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। अप टू एज लिमिट कितनी मांगी गई है? 30 यहाँ पे मांगा गया। ठीक है, जैसे शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे JEC बेस के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर सिविल है और JEM के लिए जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल है, JE के लिए जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और JE&M के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो शॉर्ट कोड यहाँ पर ऊपर दिया है। ठीक है, JEC एटसेट्रा ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे। सिविल है। और देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है। देखिए यहाँ पर 966 जो पोस्टर हैं, तो इसमें जो वैकेंसी बटी है, ठीक है, वैकेंसी का जो चार्ट है वो एक बार यहाँ पर देख लेते हैं शॉर्ट रूप से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कौन कौन सा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत पे जो मेल कैंडिडेट ओनली यहाँ पर है, टोटल 438 पोस्ट है जिसके अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज देखिएगा। और उसके बाद में सेकंड नंबर है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट ओनली के लिए 37 पोस्ट है। थर्ड नंबर है ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति के लिए यहाँ पर 2 पोस्ट है। और फोर्थ नंबर का है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 12 पोस्ट है। 5 नंबर है सेंट्रल वाटर कमीशन के लिए 120 पोस्ट है। 6 नंबर का है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 121 पोस्ट है। 7 नंबर का है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए 217 पोस्ट है। 8 नंबर का है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए 2 पोस्ट है। 9 नंबर का है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के लिए 3 पोस्ट है। 10 नंबर का है DGQA और NAVL नवल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 3 पोस्ट है। 11 नंबर है DGQA नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए 3 पोस्ट है। और उसके बाद में 12 है फरक्का जो बैराज है प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत पे टोटल 2 पोस्ट है। 13 नंबर का है फरक्का बैराज प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत पर 2 पोस्ट। और 14 नंबर का है यहाँ पर जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए यहाँ पर JC सिविल के लिए वैकेंसी क्या है, इंटीमेट टू बी ड्यू कोर्स बेस के अंतर्गत यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और वहाँ पे वहीं पे 15 नंबर का है जो मिलिट्री है इंजीनियरिंग सर्विस MES के लिए JE एंड इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वो भी क्या है वैकेंसी टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स। और 60 नंबर का है नेशनल टेक्निकल से रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर कितनी पोस्ट है? 6 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज दिया गया, आप कैटेगरी वाइज पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, आपका जो भी कैटेगरी है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब OBC EWS और अनरिजर्व इनके लिए वैकेंसी है। क्या है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और भी है OH SS और अदर बेस के अंतर्गत पर भी यहाँ पर वैकेंसी बढ़ी हुई है। ठीक है, वैकेंसी कैटेगरी वाइज आपने देख लिया होगा। और उसके बाद में जो कैटेगरी शॉर्ट फॉर्म दिया गया यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेशनलिटी और सिटीजनशिप की बात करेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन हु हैज माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज और केनिया और युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया। और बात करेंगे तो तंजानिया एंड जांजिबार एटसेट्रा जो यहाँ पर फॉर्मली रूप से जो यहाँ पर इंक्लूड है, जाम्बिया हो गया, मालवी हो गया, जेरो इथियोपिया एंड विद दी। अगर बात करेंगे तो परमानेंटली रूप से यहाँ पर अगर जो सेटल हो गए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इंटेंशन की बात कही गई, इंटेंशन ऑफ द परमानेंटली सेटिंग इन इंडिया जो सेटल हो गए वो इसके लिए एलिजिबल है। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करेंगे तो शॉर्ट रूप से यहाँ पर देख लो एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ व्हिच हैज़ एज लिमिट इज अप टू 30 ईयर्स, जिसके लिए एज लिमिट 30+ मांगा गया है तो उसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैज़ बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/8/1994 मतलब 2 अगस्त 1994 से लेकर एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। 2/8/1994 से लेकर 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए एंड नॉट लेट देन। ठीक, उसके बाद में फॉर द
पोस्ट्स for which the age limit is up to 32 years. Candidate must has been born not earlier than 2/8/1992 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए। ठीक है, 32 के लिए, 30 और 32 के लिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल आपको 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूडी के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 ईयर्स का, पीडब्ल्यूडी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप 15 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन एएसआईएम के लिए 3 ईयर्स आफ्टर। अगर बात करेंगे तो क्या कहा गया है, ड्यूरेशन जो भी इसके अंतर्गत अवधि, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया 3 ईयर्स आफ्टर, और आफ्टर 3 ईयर्स आफ्टर हो गया डायरेक्शंस और ऑफेंस मिलिट्री सर्विस रेंडर्स फ्रॉम द। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक्चुअल एज। ठीक, उसके बाद में 8 नंबर का है डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशंस ड्यूरिंग द हॉस्टिलिटी विथ एनी फॉरेन कंट्रीज और इन द डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज कंसिक्वेंस देयर ऑफ अनरिजर्व्ड एंड ईडब्ल्यूएस ओबीसी 3 ईयर्स का, अगर यही कैटेगरी इसके अंतर्गत पे इंक्लूड होता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 8 ईयर्स का 9 पॉइंट इसके अंतर्गत 8 साल के यहाँ पे एज लिमिट पे छूट दी जाएगी। फॉर्म फीस अगर बात करेंगे तो नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये होता है, और कैटेगरी के लिए यहाँ पर कोई फॉर्म फीस नहीं होता। अगर कहीं लिखा होगा तो मैं प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो सॉल्ट रूप से आप इसके अंतर्गत पर ही पूरा समझ लो। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंटों को ही हम बात कर रहे हैं। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ssc.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई करनी, क्या करना है, ssc.gov.in पर जाकर आपको अप्लाई कर लेनी है। और उसके बाद में OTR वन टाइम, अगर OTR नहीं किया तो अभी न्यू इंस्ट्रक्शन जारी है, सबसे पहले और वापस आपको OTR कर लेनी है, फिर आपको प्रोसीजर करना है। जो पहले OTR किया था वो पूरा अपडेट हो चुका है। ठीक है, जैसे आप सिग्नेचर फोटो जो चीज़ें थी, सिग्नेचर तो देखिए यहाँ पे देखिए फीस पेबल है 100 रुपये, आपको फॉर्म फीस पे करनी है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। और जैसे कि मैंने एक चीज़ कहा ना कि अब देखिए एक जो आपका सिग्नेचर होता है वो तो आप कहीं पर एक सिग्नेचर करके उसको स्कैन कर लीजिएगा, लेकिन फोटो क्या करता है, ऑटोमेटिक कैमरा स्टार्ट हो जाता है, फिर आपकी फोटो को स्कैन करता है प्रेजेंट टाइम पे जो फोटो है। देखिए अब फोटो पे भी आपको कोई इशू नहीं है, आप अपने फोन से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा वो चीज़ तो यहाँ पर देख लेते हैं। और क्या पे निकल के आ रहा है, बस एग्जाम सेंटर दिया गया है आपके जो भी नियरेस्ट बेस के अंतर्गत, तो आपका जो भी जोन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए सारे जोन पर आप देख लीजिए जो भी आपका जोन है। देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होना है, कंडक्ट 2 पेपर होना है, इंडिकेटेड बिलो नीचे जो इंडिकेट किया गया है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की बात करेंगे तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना है। पेपर फर्स्ट पेपर के अंतर्गत में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, और सेकंड है जनरल अवेयरनेस है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। फिर उसके बाद में थर्ड होना है पेपर फर्स्ट है जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चरल बेस के अंतर्गत पर, और कहा है पार्ट बी है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, और है पार्ट सी के अंतर्गत पर जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल। आपका जो भी ब्रांच होगा, देखिए फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत पर 50-50 क्वेश्चन है, और पार्ट थर्ड जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत पर 100 क्वेश्चन है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है। पेपर सेकंड की बात करेंगे तो पेपर पार्ट फर्स्ट है जनरल इंजीनियरिंग सिविल और स्ट्रक्चरल के लिए, और है दूसरा पार्ट भी है जनरल इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल के लिए, और है इसके अंतर्गत पार्ट सी हो गया जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। टोटल यहाँ पर कितने 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी देख लिया होगा पार्ट। और 0.25 माइनस मार्किंग है ना, कहीं पर लिखा है, देखो 0.25 माइनस मार्किंग इसके अंतर्गत होगा। निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सिलेबस है थोड़ा सा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस दिया है, आप देख लीजिएगा पॉज करके। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जनरल इंजीनियरिंग से जो है सिविल स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल से और मैकेनिकल के लिए, जैसे पेपर फर्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर सिलेबस ये आपका है। और उसके बाद में बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेट से संबंधित एटसेट्रा पूरा रिलेट किया। पार्ट बी के अंतर्गत पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद में पार्ट सी के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूं, नहीं तो सॉल्ड रूप से इसके अंतर्गत ही आप समझ लो। ठीक है, पेपर सेकंड है जो पार्ट फर्स्ट है सिविल स्ट्रक्चरल और इंजीनियरिंग के लिए, बिल्डिंग मटेरियल संबंधी है, एस्टिमेट संबंधी पूरा यहाँ पर सिलेबस पूरा, सर्वेइंग बेस के अंतर्गत पर सॉइल मैकेनिकल जो है और हाइड्रोलिक बेस के अंतर्गत, तो पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस बांटा गया इनके द्वारा, पूरा जो SSC का पेपर है। ठीक है, सॉल्ड रूप से पूरा मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत आपके लिए सिलेबस प्रोवाइड करूँ। वैसे तो सॉल्ड रूप से समझ गए होंगे, नहीं तो आप क्या करना कि ssc.nic.in पर gov.in पर जाकर आप ssc.gov.in पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना। आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के लिए बात करें और एक्सेस सर्विस एटसेट्रा जो भी है, ठीक है, वो चीज़ जानने के लिए। वैसे तो 996 पोस्टों के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कब से कब अप्लाई करेंगे, और क्या एटसेट्रा जो भी फॉर्म फीस क्या चीज़ होगी, पूरा का पूरा फॉर्म फिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉल्ड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत आपके लिए जानने की कोशिश की। सॉल्ड रूप से सिलेबस भी इस वीडियो के अंतर्गत हमने जान लिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉल्ड रूप से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत 966 पोस्टों का जो नोटिफिकेशन अपडेट है, पूरा इन्फॉर्मेशन आप सॉल्ड रूप से समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।